अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, आज शो शुरू होने से पहले ही हमें ट्वीट्स आ रही हैं मौसम के हवाले से, और किसी ने लाहौर की इस वक्त मुझे ट्वीट किया है और साथ एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है मौसम का। इंतखाबी मौसम, इट्स 4 degrees. It's 4 degree and feels like what? Feels like I don't know, more -4 or whatever. In minus तो फील हो ही रहा है, लेकिन ये हम पंजाब की ज़्यादा बात कर रहे हैं। कोइंसिडेंटली आज हमारे यहाँ कराची में भी जरा हवा यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। यस एग्जैक्टली। कहाँ की? क्वेटे की या फिर साइबेरिया। अल्टीमेटली वो साइबेरिया से ही आ रही होती हैं और फिर क्वेटा और फिर कराची तक पहुँचती हैं। लेकिन हम कल तक आपको बता रहे थे कि हमारी तो खैर सर्दी, अभी भी सर्दी कहाँ आई नहीं, लेकिन वैसे आई गई। कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, वो कहते हैं इस दफा तो बहुत सर्दी महसूस हुई। भाई कहाँ हुई? किसको? कहाँ हुई? आपकी जिंदगी में चल रहा था, लेकिन कुछ लोग आप मेरा ख्याल है कोई अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं अगर आपको कराची में इस मर्तबा सर्दी महसूस हुई है तो। सर्दी महसूस होने वाली तो सर्दी इस लेवल की बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन ये अच्छी ठंडी हवा चल रही है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट मौसम। और आज सुबह के हवाले से ओके पीपल कुड से कि आज जरा 5 सालों में ये वाहिद सर्दी है, 5 नहीं, इनफैक्ट लास्ट 5 years आई रिमेंबर, आई हैव बीन हियर फॉर लाइक 9 years, जिसमें सर्दी के कपड़ों का बैग बंद ही रहा। उसमें से एक आध चीज कभी निकल आई, हल्की सी हाफ स्लीव जैकेट, अदरवाइज वो कपड़े खोलने की नौबत ही नहीं आई। अब प्लीज आप उसको समुद्र में बहा दें उस अपने सूटकेस को, क्योंकि उसके अंदर जो हो चुका होगा ना हाल, क्योंकि यहाँ नमी है तो चीजों को उल्ली भी बड़ी जल्दी लग जाती है, फंगस वगैरह लग जाती है। इन एनी केस फंगस को उर्दू में क्या कहते हैं? उल्ली नहीं कहते मेरे कहते हैं। अच्छा, ये हमारी लड़ाई पहले भी हो चुकी है, बट एनीवे वी वोंट गेट इनटू दैट। मैं अपने सारे सूटकेस खोलती हूँ और मैं कोशिश कर लेती हूँ कि हवा लगाएं। हाँ अच्छा जी, हवाओं से याद आया कि मुल्क में इंतखाबात की हवा चल रही है और रैलियां भी हो रही हैं, नारे भी सुनाई दे रहे हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि शायद सम पार्ट्स ऑफ द सिटीज एंड विलेजेस एंड टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में ज़रा ज़्यादा गहमा गहमी होती है, कुछ में कम होती है। बेसिकली यू आर कंप्लेनिंग कि आपको वो फील्स नहीं, आवाम में मुझे लगता है उस तरह से शायद अभी भी वो जोशो खरोश नहीं है, और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अपने इंतखाबी निशान के साथ मैदान में नहीं उतर रही है, और उनके वोटर सपोर्टर वैसे ही ज़रा मायूस भी हैं। और कराची में भी, कराची से आपको याद ही है पीटीआई ने कितनी नशस्तें जीती थी, और ओवरऑल पंजाब में भी वो बड़ा माहौल गरमाने का काम करते थे। यू नो, एक वो जो टिपिकल राइवलरी अब तो बन गई थी ना पीटीआई वर्सेस नून लीग की, सो वो मिसिंग है। अब पीपीपी वर्सेस नून लीग है, जिसमें बिलावल साहब की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुझे लग रहा है अभी भी, और मुस्लिम लीग नून इज प्रॉब्ली हाँ थोड़े से ज़्यादा। बिलावल जो है ही इज कमिंग अक्रॉस एज मोर एग्रेसिव देन द रेस्ट ऑफ देम, और उनको उस तरह वो जवाब नहीं मिल रहे जिस तरह वो, आई गेस ही वांट्स टू एंगेज। Maybe he does not want to engage, he wants to engage the voters. जो पीटीआई का, he does want to engage, he wants to engage the voters of PTI किस्म के कमेंट्स होते हैं अगेंस्ट PMLN। अगर देखा जाए, मतलब उनकी स्पीचें है ना, वो जो चाहे करें, लेकिन एटलीस्ट वो वोटर से तो खिताब कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो सुना उधर भी रहे होते हैं। तो हाँ, अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी इसी से जुड़ी चीजें हैं जो आपसे शेयर करते हैं, लेकिन चूंकि आप मौसम की बात अच्छा, जनूबी पंजाब का जो नारा है ना, ये लिटरली एक सिर्फ सियासी नारा है। जनूबी पंजाब के लोगों को हम क्या मुखातिब होकर कुछ कहें, खुद आई एम श्योर इतने अकल वाले, इतने समझ बूझ वाले हैं। एक्चुअली वो नारे अब्दुल्ले का कहने का मतलब ये है कि वो नारा जो है ना, वो हम सिर्फ इलेक्शंस के इर्द-गिर्द सुनते हैं। हाँ, उसके बाद हमें वो अब ये भी कहती है, अब नहीं होता, ये होता है। आपने मुझे कहा है अब्दुल्ले कहा है मैंने। एनीवे जी, हम नारों की बात कर रहे हैं, और जनूबी पंजाब जो है उसका जो नारा है वो बिल्कुल हम इलेक्शंस में ही सुनते हैं, और इसीलिए आजकल जनूबी पंजाब सूबे का फिर सीजन आया हुआ है जिसको कहते हैं। वो याद है जनूबी पंजाब महाज बना था, माशाल्लाह, रिमेंबर एवरीबडी? डोंट से दैट, मैंने आपका नाम सही लिया। पीपल्स पार्टी इस मामले में बाय द वे पेश है। हम नारे की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जनूबी पंजाब सूबे को नागुज़ीर करार दे रहे हैं, और उनका क्या कहना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारा तो मंशूर का हिस्सा, और बिलावल भुट्टो खुलकर बात करते हैं कि जो सराइकी खिते की महरूमियाँ उसको हम दूर करेंगे, महकूमियों को दूर करेंगे। हम कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम सर्विस में कर सकते हैं, ना हम किसी और सरकारी मुलाजमतों में कर सकते हैं। ये उस वक्त हो सकता है जब आपका अपनी असेंबली हो,
और आपकी अपना चीफ मिनिस्टर हो, आपका अपना गवर्नर हो, आपका अपनी सेनेट में नुमाइंदगी हो, या आपका ओम्बड्समैन हो, आपका हाई कोर्ट हो, ये अगर होगा सेक्रेटेरिएट तो फिर हम खुद बना लेंगे। वो पहले ये करते हैं कि कार्ट बिफोर द हॉर्स, कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट बन गया। सेक्रेटेरिएट तो बन गया, सूबा कब बनेगा? हम कहते हैं कि सूबा बने, सेक्रेटेरिएट हम बना लेंगे। ठीक है जी। अब कल शहबाज शरीफ भी जनूबी पंजाब आए। उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे बनाने की बात तो नहीं की, लेकिन जनूबी पंजाब के लिए अपने कारनामों के साथ नए वादे ज़रूर किए हैं। शुक्र है वैसे इन्होंने सूबा बनाने की बात नहीं की, क्योंकि बात तो सभी करते रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं। बात रह जाती है ना, उस बात में कोई खास इन्होंने कहा जो करना नहीं वो बात ही क्यों करें। उसके बारे में वाई वेस्ट योर ब्रेथ ऑन इट। अच्छा सुने कहा क्या उन्होंने। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने क्या एक गल सुनने वाली है कि शहबाज शरीफ बड़ा गल करे तो कोट अद्दू विच हस्पताल नहीं बनाया। वाह 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 वाह। उन्हें कहा कि कोट अद्दू हस्पताल नहीं बनाया। मेरा जवाब उस मेहरबान नू है कि जदों मैं सूबे दा खादम सा, कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ दा हिस्सा सी ते उथे तैयब अर्दवान हस्पताल अल्लाह दे फजलो करम नाल नवाज शरीफ ने बनाया कि तू बनाया। नवाज शरीफ दी क़यादत दे विच इस जनूबी पंजाब दी वसेब दी असां जो हकीर खिदमत कीती है, मैं वो गना इथे दसन नहीं आया। आखिरी गल करसूं मैं तुहाडे नाल कि इंशाअल्लाह अगर रब को मंजूर होया नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया, मेरी जिंदगी रही तो अहमदपुर शरिया को जिला बना सूं इंशाअल्लाह। इस बार माइक्स नहीं गिरे, मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भी, आपको याद ही होगा कि जनूबी पंजाब सूबे का दर्द बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी, लेकिन फिर हुकूमत बनते ही ये दर्द जो था वो बिल्कुल। अच्छा, ये वो दर्द था जिसको कहा जाता है कि पेट में वट पड़ते थे इनके। हाँ, वट ही पड़ते थे, क्योंकि वो वट जो होते हैं ना, पंजाबी वो में हमने कहा है पेट में बल पड़ते थे। ओहो हो। नहीं, वैसे वट ही होता है, वट की जो शिद्दत है वो बल की नहीं हो सकती, क्योंकि जो वट होता है जब वो पड़ता है ना आपके पेट में, तो वो बस उसी मोमेंट के लिए पड़ता है, उसके बाद ठीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ कुछ था ही नहीं। अच्छा, दूसरी सियासी जमातों की तरह दलीलें भी देना शुरू कर दी हैं। पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे वर इन 2018 टू आफ्टरवर्ड्स। देखिए, जनूबी पंजाब एक ज़रूरत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए इत्तफाक राय चाहिए, ऑपोजिशन का साथ चाहिए। गुजारिश करेंगे आईनी तरमीम पर कायल हो जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब एक हकीकत की शक्ल में सामने आ जाएगा। सिर्फ पीटीआई नहीं, तमाम जमातें ही जनूबी पंजाब सूबा बनाने की दावे करती रही हैं, लेकिन अमली तौर पर यह सब कुछ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद रहा। सुनिए, वैसे ओवरऑल भी हम आपको सुनाना चाहते हैं कौन क्या कब कहता रहा। दो सूबे भावलपुर का जनूबी पंजाब का बनाना चाहिए, ये चीज़ें डायलॉग से होती हैं, कोई एक जमात सूबा नहीं बना सकती। जो पंजाब असेंबली की करारदाद है उसकी रोशनी में अगर वो कौमी असेंबली में आईनी तरमीमी बिल लेकर आएगी तो भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे के लिए हम गैर मशरूत तावन हुकूमत को देंगे। जब हमने जनूबी पंजाब के सूबे की बात की तो नून लीग ने ना सिर्फ ऐवान बल्कि ऐवान के बाहर भी इसकी मुखालफत की। अगर आप मेरे साथ देखते हैं, इसकी असल शनाख्त दिलवाएंगे, हम सूबा बनाएंगे। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुन लिया और बॉटम लाइन ये है, ज़मीनी हकाइक जिसको कहते हैं, कि अलग सूबे के लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। और इस इलेक्शन में जो होने जा रहा है इसमें तो किसी जमात को इतनी अक्सरियत मिलने वाली नहीं नज़र आ गया है। और दूसरा, नए सूबे के लिए अरबों रुपए का इजाफी बजट जो होता है वो ज़रूरी होता है, वो दरकार होता है। और मौजूदा माशी हालात कैसे हैं सब जानते हैं, अब इसके बारे में हम क्या कहें। तो अब हैरत है कि इसके बावजूद जनूबी पंजाब सूबे की डफली जो है ना अब्दुल्ला, वो बजाई जा रही है।
मुस्लिम लीग नून और पीपीपी का हम मौक़िफ़ लेंगे और ज़ाहिर है दोनों ही ज़रा भरपूर अंदाज में इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी हमें नज़र आ रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा, जनूबी पंजाब में इलेक्शन सीज़न के दौरान हर बार बाय द वे नए सूबे का शोर उठता है। इस बार भी पीपल्स पार्टी की तरफ से नारा हमें सुनाई दे रहा है, अगर इस बुनियाद पर वोट मिलता है तो मुस्लिम लीग नून इसे कैश क्यों नहीं करती है? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की तकसीम नहीं चाहती? बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश यही है कि यही फ़र्क है PMLN और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी मसले का शायद हल नहीं चाहती, वो उसको किसी न किसी सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब जो है वो बेचारा ऐसा ही एक इशू है जिसको हमेशा एक सियासी कार्ड की तरह इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, उसकी हुकूमत भी जब आई, आपको पता उन्होंने बाकायदा जनूबी पंजाब महाज बनाया था और 100 दिन के अंदर जो है उसका वादा किया था, लेकिन वो नहीं हो सका। और पीपल्स पार्टी की तो हमेशा ये तारीख रही है, जब वो खुद भी हुकूमत में आए थे उन्होंने तब भी ये नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली के अंदर जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि उसकी एक रेजोल्यूशन जो है वो मुतल्लिका असम्बली से पास होनी चाहिए, तो उसके बारे में PMLN की हुकूमत के अंदर PMLN की तरफ से वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई। और पास होने के बाद जो है वो उसके बाद आप जानते हैं कि PTI की हुकूमत आ गई और उसके ऊपर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। सो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की तकसीम नहीं चाहती, वो आम आदमी के मफाद के लिए अगर जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स बन जाएं और पूरे मुल्क में बन जाएं तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। राइट, आज़मा साहबा ये भी बताएं कि अगर नए सूबों की बात चलेगी तो खैबर पख्तूनख्वा में बात हो सकती है, सिंध में तो एक मुतालबा ऑलरेडी मौजूद भी है। क्या मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क भर में नए इंतज़ामी यूनिट्स की जानिब पेशकदमी का कोई प्लान रखती है, कोई इरादा रखती है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक पंजाब को PMLN को टारगेट करके जो है अगर ये इशू बनाने की कोशिश की जाए तो वो गैर मुनसिफाना भी है और नामुनासिब भी है। अगर एक नई पार्लियामेंट जो है वो आए और आकर वो फैसला करे कि पूरे मुल्क के अंदर नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए और वो इंतज़ामी यूनिट्स जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो अगर बन जाए तो उस पर हमेशा PMLN ने कहा है कि हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। और ये अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में मसाइल भी ज़्यादा हैं, सिंध में मुश्किलात भी ज़्यादा हैं, सिंध के अंदर की हालत भी ज़्यादा बुरी है, लेकिन वो सिंध की जो है वो उसके ऊपर वो कहते हैं मरसूं सिंध ना देसूं, अपनी जो है वो वहाँ पर ये होता है। और पंजाब के अंदर जो है उनको कुल्हाड़ा चलाने का बहुत शौक है। सो ये नई पार्लियामेंट जो है वो उसको आकर देखना चाहिए इसके ऊपर कि अगर मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स की गुंजाइश मौजूद है तो फिर वो पूरे मुल्क में होने चाहिए। अच्छा, अभी ज़रा देखें तो सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। आज़मा साहिबा, पीपल्स पार्टी का हदफ मुस्लिम लीग नून है, उनकी लीडरशिप, आपकी जमात और आपकी लीडरशिप है, वार्निंग दे रहे हैं बिलावल साहब के नवाज़ शरीफ को अगर फिर से इक़्तिदार मिला तो वो बदला लेंगे, उनकी सियासत बदले की सियासत है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कोई उनके कानों तक कोई सुनगुन पहुंची है, कोई इरादा है मियाँ साहब का? क्या क्यों कह रहे हैं, आपको लगता है वो ये सब कुछ? जी जाहिर है अब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इमरान खान सानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की याद जो है वो पूरी कौम को दिला रहे हैं कि कोई बात नहीं, इमरान खान ने ना सही उनकी ज़बान, उनके जो लोगों के नाम बिगाड़ना, लोगों की तज़हीक करना, अब तो बेचारे इस पे उतर आए हैं कि वो बुजुर्गी को जो है, बुजुर्ग होने को भी ताना समझते हैं, उसकी भी वो जो है वो उसके ऊपर पप्तियाँ कसते हैं। तो ये उनके लिए बुरी चीज़ है। वो भुट्टो शहीद की नवासे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की औलाद हैं, उनको उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो जिस तेज़ी से वो इमरान खान को कॉपी कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर सिर्फ जो है वो उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। और हम उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि हम पोलराइजेशन की स्टेज पे नहीं जाना चाहते जहाँ से बहुत मुश्किल से मुस्लिम लीग नून और PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वापस आए थे। लेकिन वो चाहते हैं कि ये ऐसे, उनको लगता है कि वो PTI की ज़बान बोलकर वोट ले लेंगे तो उनकी गलत फहमी है, ऐसा होगा नहीं। उनके ये रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक उन्होंने नया तमाशा शुरू किया हुआ है जो कि जी वो बदला लेंगे, मियाँ साहब ने तो जब वो बहुत इंतकाम जब भुगत रहे थे उन्होंने तब भी अपना मुकदमा अल्लाह पाक पे छोड़ दिया था और उन्होंने कभी किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं की। अगर बदला लेने की कोशिश की होती तो फिर 2013 में
जब केपीके के अंदर जो है वो बहुत थोड़ी सीटों का फर्क था, फिर वहाँ हुकूमत ना बनने दी गई होती। तो अगर बदला लेना होता तो 2013 से 18 की हुकूमत में मुराद अली शाह साहब को इनको साथ ले लेकर CPEC के अंदर और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स आज तक नहीं बन सके, K4 का मंसूबा हो, ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, ये तमाम के ऊपर जो है वो मियाँ साहब इनको सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आजकल उनकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर है और आजकल वो कुछ बदतहजीबी की भी आला जो है वो इक़दार कायम कर रहे हैं। गुड फॉर हिम। ऑलराइट, अज़मा बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि मियाँ साहब तो सपोर्ट करते रहे बिलावल को। वैसे बिलावल, ये मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दें, कह रही थी कि नाम भी बिगाड़ते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नाम नहीं बिगाड़े कि सबसे ज़्यादा नाम जो है ना वो एक ही पार्टी हैं और उनके जो लीडर हैं उन्होंने हर किसी को नए नए नामों से पुकारा और ऑफ कोर्स उनके फॉलोअर्स ने भी। सो दिस वाज नॉट बिलावल्स डूइंग। और बड़ा फख्र करते हैं वो, इसे पॉलिटिकल अवेकनिंग कहते हैं। वो कहते हैं हमें सियासी शऊर दिया है ये जो नाम बिगाड़ने वाला मामला है ना। दैट्स सो रॉन्ग। अच्छा जी, इसी पे पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेते हैं। अब्दुल कादिर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शुक्रिया अब्दुल कादिर। सर, जनूबी पंजाब सूबे का वादा अब इलेक्शन सीजन की सौगात बनकर हमें लगता है रह गया है। अब चलिए, किसी को बाद में याद रहता है या नहीं रहता, लेकिन अवाम सोचते तो होंगे क्योंकि बहुत से लोग ये वादा करके गए हैं, लेकिन शायद लोग भी अब संजीदा नहीं लेते। क्या आपको लगता है आपकी पार्टी के पास अगर इख्तियार आया, जो पहले भी आया, आपको मौका मिला, नया सूबा क्यों नहीं बना सके? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने, यूसुफ रजा गिलानी ने और हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी 2010 में जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे की, और किसी जमात ने या किसी लीडर ने ये बात नहीं की थी। और कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बिल पेश किया था जो सेनेट से अप्रूव करवाया था, और अब वो जनूबी पंजाब सूबा बनना एक एक्ट बन गया। जो सूबा की तहरीक थी जब मैं MNA था 2012 में, मैं उस कमेटी का हिस्सा था और इस पे हमने काफी काम किया था। प्रॉब्लम यहाँ हुई कि पंजाब में आपको मेजोरिटी चाहिए सूबा पास करवाने के लिए। उसमें उस वक्त हमारे पास 106 MPs थे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 200 से ज्यादा थी। और मुस्लिम लीग नून इस जनूबी पंजाब सूबे के सख्त खिलाफ है। ये सूबा बनेगा इंशाल्लाह जरूर, और उस दिन बनेगा जिस दिन आपके पास मेजोरिटी होगी पंजाब में। जिसके पास मेजोरिटी होगी और नीयत होगी साफ सूबा बनाने की, तो इंशाल्लाह ताला ये बनेगा। ये ख्वाब और ये इस तरह की चीजें नहीं है जैसे आप कह रही हैं। ये हमारी अपनी ख्वाहिश है जाती, क्योंकि हम भी इसी वसीयत के रहने वाले हैं। जैसे एक आम आदमी का दिल है कि यहाँ पे सराइकी सूबा बने, उसी तरह हमारा भी और लीडरशिप का भी दिल है कि यहाँ पे सराइकी सूबा बने। और सिर्फ दिल नहीं है, कोशिश भी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। एक बार फिर आपका वादा है कि नया सूबा जो है वो आप लोग बनाएंगे। तो इस नारे पर आपको इक़्तिदार मिल जाता है, सूबाई असेंबली में भी पोजीशन बन जाती है, ये बहुत अगर है वैसे इधर, तो इसके बाद फौरी काम शुरू करेंगे या फिर नए सूबे पर जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी बात सुनकर उन्हें समझा कर इत्तेफाक राय से ये काम करेंगे? कुछ प्लान तो सोचा होगा कि या तो इस तरह या फिर उस तरह, लेकिन काम ज़रूर होना चाहिए। तो ये वादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पे मेहनत करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। ये जो रवायती सियासतदान हैं, ये वादे इलेक्शन से पहले ये करते होते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। अगर हमें अल्लाह ताला ने मेजॉरिटी दी तो इंशाल्लाह ताला हम ये सूबा बना के अपने आवाम को जनूबी। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, एक बात पर इत्तेफाक राय है, वैसे सबका लगता है कि इबहाम ही सही, लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे या यूनिट्स बनने चाहिए। इस पर तो सभी शायद एग्रीमेंट में हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की बात करती रही है, किसी ज़माने में हज़ारों सूबे का मामला भी उठा था, फिर आपको याद होगा जनूबी सिंध में नए सूबे की बात भी चलती रही है। तो क्या आप उसूली तौर पर इन नए इंतज़ामी यूनिट्स या फिर नए सूबों के हक़ में हैं, या फिर वही वाली बात कि सिंध नहीं तकसीम होगा, बाकी चाहे 100 नए सूबे बना दें? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे सूबे बनने चाहिए। और जब पंजाब में सूबे बनाने की बात आती है
तो आप आगे से बात लोग करते हैं सिंध को कर दिया जाए। सिंध की आबादी और बलूचिस्तान की और KPK की तीनों सूबों की अगर आबादी आप मिला भी लें फिर भी पंजाब की ज़्यादा है। पंजाब में 2 से 3 सूबे होने चाहिए। बाकी सूबे जब ये रीच करेंगे इस पंजाब की पॉपुलेशन को तो उसके बाद फिर वो डिमांड करें। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर वो स्टेबल है। पंजाब के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे साउथ को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर गिलानी साहब। सो बेसिकली द नंबर्स मैटर। तो जब वो इतनी पॉपुलेशन इतने लोग हो जाएंगे तो तब डिवीज़न हो जाने चाहिए। उससे पहले ये कह रहे हैं शायद इतनी ज़रूरत बाकी जगहों पे नहीं है, पंजाब में तो है। टूरिज़्म की जब भी बात आती है ना, ज़्यादातर हमारा जहन पहाड़ों की तरफ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ये इलाके हमारे जहन में आते हैं। लेकिन द अदर डे आई वाज स्पीकिंग टू समवन, उन्होंने कहा कि भाई मैंने दुनिया के बीचेस देखे हैं, मैंने बलूचिस्तान जैसे बीचेस नहीं देखे। और मैंने नहीं देखे। ठीक है। मुझे और फिर ड्यून्स ऑन द बीचेस एंड वोल्केनोज एंड व्हाट नॉट। और फिर इसी तरह सिंध में कितनी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड साइट्स है। You did say volcano, you know that. I know mud volcanoes, yes, mud volcanoes, जो मट्टी उगलते हैं। और इसी तरह सिंध में कितनी ऐसी साइट्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है। सिंध में रंगारंग सकाफ़त भी है, तारीख़ी मकामात भी हैं, ज़मीन तो खूबसूरत है ही। दुनिया भर के सयाहों के लिए सैकड़ों खूबसूरत मकामात हैं। गोरख हिल की बर्फ़पोश चोटियों से लेकर कारोझर के पहाड़, कींझर झील, ठट्टा की शाहजहानी मस्जिद, चौकुंडी कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो और रॉयल्टीज़, यू नो, जो खैरपुर की रॉयल्टी होती थी, इनके पैलेसेस हैं। हाँ, पैलेसेस के बारे में तो खैर हमने भी सुना हुआ है कि बहुत कुछ है जो देखा जा सकता है। I wonder if they are like maintained. I am sure they are maintained. होटल बना दे। मगर मयारी होटल्स नहीं हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन अब कुछ अरसे से सिंध में सयाहत को इंडस्ट्री बनाने की कोशिशों में तेज़ी आई है। और अगर ये कोशिशें जारी रहीं तो ना सिर्फ सिंध में सयाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि सिंध के मेहमान नवाज लोगों के मयार ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, इनफैक्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि अच्छा, एक बात बताऊं, मतलब लोग कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत मेहमान नवाज होते हैं और दीगर जगहों का भी जिक्र होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन आप सिंध में किसी के भी घर चले जाएं, हाँ। वो ये तो अपना सब कुछ निछावर कर ये तो हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है। निगरान वज़ीर सयाहत सिंध अरशद वली मोहम्मद हमारे साथ हैं और हम जो पता करना चाह रहे हैं, अरशद वली मोहम्मद साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी जगह हैं जो कि जाना चाहिए अगर इंसान सिंध फिरना चाहे, क्योंकि सोशल मीडिया की आमद के बाद बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चल गया है, एक अवेयरनेस हो गई है। लेकिन मजमूई तौर पर सिंध में सयाहत का तसव्वुर जो है वो अभी भी खासा कम है। तो हम चाहते हैं कि आप चेंज करें और हमें बताएं कि ऐसे कौन से सियाहती मकामात हैं जहां लोगों को जाना ज़रूर चाहिए। सोशल मीडिया का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस फैलाने में। और जब हम सिंध टूरिज़म की बात करते हैं तो अब काफ़ी चीज़ें आने लग गई हैं आपके सोशल मीडिया पे, और ख़ास तौर पे हमारे अपने जो पेजेस हैं वो अब हम काफ़ी इनको प्रमोट कर रहे हैं। सिंध के जो पॉइंट्स हैं टूरिज़म के और या डेस्टिनेशंस आप कह लें, उसमें आपको ज़्यादातर हिस्ट्री मिलेगी और हेरिटेज, ये दोनों सिंध में काफ़ी तादाद में आपको दिखेंगी। ख़ास तौर पे मकली है, चौकंडी है, इसके अलावा रनी कोट है और मुख्तलिफ हैं, इस्लाम कोट और नगर पार्कर के तरफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत साइट्स हैं जहाँ पे हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो जिन लोगों को शौक़ है इस किस्म की साइट्स विज़िट करने का, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो मकली का जो एरिया है वो यूनेस्को का इस वक्त हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है। तो हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करवाना बहुत मुश्किल काम है, उसको कई साल लग जाते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसको अप्रूव किया है। कराची का बीच जो हमारी साहिली पट्टी है बहुत खूबसूरत है, उसको एक हमने लॉन्ग टर्म प्लान के तहत उसे हमने डेवलप करना है और उसके लिए हमने एक प्लान दे दिया है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमने जैसे शुरू करने जा रहे हैं, ये जो डिफेंस की तरफ जो CBU का जो एरिया है वहाँ से हम एक क्रूज़ लाइन शुरू करेंगे और वो क्रूज़ लाइन जो है वो इंशाल्लाह डिनर क्रूज़ेस शॉर्ट टाइम के होंगे। तो इस किस्म की जो
इवेंट्स कह लें या इस किस्म के जो इंशाल्लाह और भी लेके आएंगे हम, जिससे आपके टूरिज्म को बड़ा फ़रोग मिलेगा। That's a great idea। मतलब I love the आप idea of a इस्तांबुल cruise में line। ये डिनर क्रूजेस से कितना इस्तांबुल, revenue कमाया दुबई, जाता आप है। नजदीक चले जाएं जहाँ कोई वाटर बॉडीज होंगी ना, इर्द गिर्द पानी होगा। हमारे यहाँ ये वाटर बॉडीज हैं cruise मौजूद, जरूर लेकिन सिर्फ एक क्लब तक, आपने एलीट के क्लब तक महदूद करके रख दिया है मामला। सो अदरवाइज ये अगर शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा अरशद साहब, सयाहत का लेकिन अगर सिंध में ख्याल आया भी ना, तो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होती है। लोगों को लगता है कि बेसफरी मुश्किलात होंगी, सड़कों की ज़रा सूरत हाल अच्छी नहीं है, अमन व अमान को लेके भी खदशात हैं। में तो अक्रॉस द कंट्री हो सकते हैं, वैसे बलूचिस्तान में भी, पख्तूनख्वा में भी सरकारी एहलकारों का रवैया। तो इन चीज़ों को ठीक किए बिना सयाहत में वो टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं सिंध में, आपको लगता है? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें रोडें हैं, होटल्स हैं और एरियाज़ हैं जहाँ पे सयाह जाते हैं और स्टे करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिले, जी इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं हैं, लेकिन ये इतनी बुरी भी नहीं है कि हम ये कह सकें कि जी हम जा ही नहीं सकते वहाँ पे। उसके लिए भी हमने ऑलरेडी अपनी जो पॉलिसी बनाई है, जो पहले कभी नहीं थी यहाँ पे, वो पॉलिसी के अंदर हम ये सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं इंशाल्लाह। और जो मेरी इस वक्त जो कोशिश है वो यही है कि इस किस्म के जितने भी हमारे तकरीबन ओवर 22 रिज़ॉर्ट्स हैं और ओवर 200 हेरिटेज साइट्स हैं, तो इस किस्म की जो रिज़ॉर्ट्स हैं उसको हम इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे जो बेहतर तरीके से इसको चला भी सकेंगे। रोड्स बिल्कुल उनको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, वहाँ पे अपग्रेडेशन की, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि रोड्स हैं ही नहीं, ठीक है हैं, ज़रा थोड़ी सी बुरी हालत में हैं, लेकिन इस हालत में भी नहीं है कि आप जा ना सकें वहाँ पे। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ख़ास तौर पर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको हमने एक्सेसिबिलिटी देनी है, उनके लिए काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कर रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है काम उसके ऊपर। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आसानी हो जाएगी टूरिस्ट को वहाँ जाने में। अमन व अमान के लिहाज से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितना बताया गया है कि अमन व अमान इंटीरियर सिंध में ख़ास तौर पर ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। मैं ख़ुद भी गया हूँ, मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी जा चुका हूँ और अमन व अमान कुछ एरियाज़ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ख़तरात हैं, लेकिन वो एरियाज़ टूरिज़म के हिसाब से या टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं कहला सकते हैं। लेकिन अगर आप जो फेमस एरियाज़ हैं, डेस्टिनेशन हैं, तो वहाँ पे फैमिलीज़ जा रही हैं, वहाँ पे लोगों का काफ़ी आना जाना है। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लोग फॉलो करें तो ख़ास तौर पर मकली और इस किस्म की जो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे यूरोप से लोग आ रहे हैं, ग्रुप्स ने आके वहाँ पे विज़िट किया है, सिंगापुर से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, जर्मनी से आए हैं और भी आ रहे हैं। काफ़ी बुकिंग्स मैंने देखी हैं जो आ रहे हैं, तो हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको असिस्ट भी कर रहे हैं और सब जो हैं वो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देके जा रहे हैं। और मैंने अभी तक सुना नहीं है कि किसी टूरिस्ट के साथ या किसी फैमिली के साथ किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी हुई हो या रवैये की कंप्लेन आई हो। लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए हमने एक कदम ये ज़रूर आगे बढ़ाया है कि टूरिस्ट गाइड होते हैं वो हम प्रोफेशनल हायर करके ला रहे हैं। ऑलरेडी हमने हायरिंग कर चुके हैं, इंशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और टूरिज़म पुलिस की बहुत शदीद ज़रूरत थी जो टूरिस्ट फ्रेंडली हो और वो उनकी हिफाजत भी करे और उनको वहाँ पे गाइड भी कर सके। तो वो टूरिस्ट पुलिस इंशाल्लाह बहुत जल्द साहब, ये बात हमें अच्छी लगी कि आपने खुद ही एडमिट की है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ ऑब्वियसली टूरिस्ट शुडंट गो और उनको नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आप तो एक महदूद वक्त के लिए और महदूद इख्तियारात के साथ इस मिनिस्ट्री में आए हैं, लेकिन इतने वक्त में आइडिया तो आपको बड़ा अच्छा हो गया कि सिंध में सियाहत को एक इंडस्ट्री कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या इक़दाम लिए गए हैं अब तक और आने वाली हुकूमत के लिए क्या तजवीज़ करेंगे? क्या चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, डूएबल है? देखें, आपकी ये बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम एक महदूद वक्त के लिए आए हैं और महदूद अथॉरिटीज़ के साथ आए हैं। हम एक फुल फ्लेज इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हैं, लेकिन इन तमाम लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए भी हमने काफ़ी काम इसके ऊपर किया है। ख़ास तौर पे जिस तरह मैं हमेशा अक्सर फोरम्स पर कहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम नहीं है
होटल्स को चलाना या रेस्टोरेंट्स को चलाना, जितने भी गवर्नमेंट के हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम सब आउटसोर्स कर रहे हैं। उसकी पॉलिसी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनको सबको आउटसोर्स कर देंगे। तो इंशाल्लाह जो प्रोफेशनल प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो आएंगी और आने के बाद इंशाल्लाह उसको चलाएंगी। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक साइट है गोरख हिल्स, उसके ऊपर भी हमने बड़ा सीरियसली काम शुरू किया है और आज हमारी मीटिंग के अंदर हमने उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द प्लान्स में से जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लान था वो हमने अप्रूव कर दिया है, जिसको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसकी भी तफसील मिल जाएगी और हम इंशाल्लाह उसको सिंध का मरी बनाएंगे। आने वाली गवर्नमेंट के साथ मिल के हम काम करेंगे अगर हमारी जाने के बाद भी उनको हमारी ज़रूरत हुई तो। लेकिन प्लान ऑलरेडी हमने फाइनल कर दिया है इसका और काम शुरू होगा, लेकिन थोड़ा टाइम उसमें लगेगा क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कुछ हुआ नहीं है इतना अरसे के अंदर, ख़ास तौर पे पिछले 8-9 साल के अंदर। ज़रूर वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं लेकिन उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लाने के लिए हमने काफ़ी इक़दाम उठाए हैं और आने वाले दिनों में आपको काफ़ी वहाँ पे तब्दीली नज़र आएगी। ऑनलाइन बुकिंग्स हमने शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से या इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। तो कोई अब मैनुअल बुकिंग होगी नहीं, आप घर से बैठ के जो है किसी भी साइट के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल होगा। इसी तरह से हमने रजिस्ट्रेशन का काम ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। आपके पास जो ऐप होगी उससे आप सिंध के किसी भी एरिया के अंदर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जो आपको सहूलतें चाहिए वो आपको जस्ट 1 क्लिक पे आपको मिल जाएंगी। These are some great ideas अरशद वली मोहम्मद साहब और ज़ाहिर है आपका तजुर्बा भी है और लेट्स सी कि आने वाली हुकूमत को आपकी होपफुली अगर कोऑर्डिनेशन में मामला चलता रहे तो अच्छा है। वैसे बाय द वे ये मौसम बड़ा अच्छा है अगर कहीं विजिट करना है। गोरख हिल बहुत ठंड है। आपने सुन ही लिया हेडलाइंस में कि किस तरह बिजली की तरसील सिंध के मुताबिक शहरों में मुतासिर हुई है। ट्रांसमिशन लाइन रात 12 बजे से अब तो घंटों 14 घंटे होने वाले हैं तकरीबन बाज़ इलाकों में जहाँ बिजली नहीं आ रही है। आप में से बहुत लोगों की हमें मैसेजेस भी आ रहे थे रिगार्डिंग दैट। वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर इन डिटेल। लेकिन अभी एक बड़ी अजीबोगरीब ऐसी खबरें जब आती हैं तो हम समझना चाहते हैं कि किस तरह इनको रोका जा सकता है और क्या किया जा सकता है। कराची में हालात से तंग आए एक शख्स ने 2 बेटों, 1 बेटी और बीवी को पहले कत्ल किया, फिर खुद को भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और इस वाक़े ने हकीकत में सबको हिलाकर ही रख दिया है। बट वी डू वांट टू डिस्कस दिस। ये अफसोसनाक वाक़या 22 जनवरी को कराची एयरपोर्ट के करीब मलीर के एक फ्लैट में पेश आया। पता चला है कि ये शख्स काफ़ी अरसे से बेरोज़गार और शदीद माली परेशानियों का शिकार था। माशी और समाजी माहिरीन आमतौर पर खुदकुशी के बढ़ते रुझान की वजह महंगाई और माशी मसाइल को करार देते हैं, मगर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं। देखा गया है कि खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम जो है वो उठाने वाले अफराद शदीद ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और अफसरदगी के शिकार होते हैं और ये बाकायदा मर्ज़ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये एक मर्ज़ है जिसका इलाज भी होता है। मतलब आपने कितने ही लोग देखे हैं जो कि एफ्लुएंट होते हैं, मालदार होते हैं, फिर भी खुदकुशी कर लेते हैं। yes. और खैर एक गुर्बत भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों को कैसे इस मरज़ के बारे में मज़ीद आगाही दी जा सकती है। जहनी अमराज की हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन के बारे में बताया जा सकता है और सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हाँ जी गुर्बत बहुत थी इसलिए खुदकुशी कर ली। उसकी अंडरलाइंग कंडीशंस भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि अमीर लोग भी खुदकुशियां करते हैं। बड़ी आपने अच्छी पॉइंट आउट जरूर किया है क्योंकि दिस इज माहिर नफ्सियात आयशा सनोबर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। यही बात से स्टार्ट करते हैं। आयशा सनोबर साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दें खुदकुशी के रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि जो बड़े एफ्लुएंट रिच लोग होते हैं वो भी तंग आ जाते हैं हालात से कभी कभार और खुदकुशी कर लेते हैं। तो इट कैन नॉट जस्ट बी इकोनॉमिकल, माशी सिर्फ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही आपने बात की कि अक्सर होता ये है कि जब भी कोई सुसाइड का केस आता है सरफेस पे, तो उससे एग्जैक्टली थोड़ी पहले जो इवेंट होता है हम उसको एसोसिएट करते हैं कॉज से, सुसाइड के कि कोई बेरोजगारी हुई या कोई जॉब नहीं मिली या लेट्स से कोई रिलेशनशिप में कोई मसला हुआ, लाइक कोई भी इस किस्म की जो रीसेंट एक इवेंट होता है हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं। लेकिन जब भी हम सुसाइड की बात करते हैं उसमें हम 3 फैक्टर्स देखते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जो कि क्या चीज़ है जो आपको उस चीज़ की तरफ प्रीडिस्पोज करती है, आपको एक वल्नरेबल करती है। दूसरी एक चीज़ होती है
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और परपेचुएटिंग फैक्टर, हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर होता यह है कि क्या चीज इमीडिएटली हुई है जिसने आपने उस चीज को ट्रिगर किया, राइट। सो हम सिर्फ उस फैक्टर को देख रहे होते हैं। सुसाइड इज एन आउटकम ऑफ अ डिजीज। अगर हम इस चीज को समझ जाए ना तो हमारे लिए आसान हो जाए चीजों को देखना। लेकिन हमने बड़े देखा है इस तरह आयशा साहिबा के हैप्पी लोग, फुल ऑफ लाइफ लोग, काम शाम भी चल रहा होता है, सारी चीज़ें चल रही होती है, लगता नहीं है कि कोई और डिजीज टाइप चीज़ होगी। मतलब एकदम से जब पता चलता है कि जी इन्होंने खुदकुशी कर ली है तो इट कम्स एज अ शॉक टू मैनी पीपल अराउंड देम। हाउ कम कोई बातें हिडन रह जाती हैं? किस तरह है कि किसी को ना पता चले कि देयर वाज समथिंग ट्रबलिंग दीज पीपल? No, absolutely. So वहाँ यही होता है कि जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं या हम नफ्सियात बीमारी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सर्टेन स्टीरियोटाइप आ जाता है कि वो इस किस्म के होंगे तो तभी ही वो जस्टिफाइबल होगी डायग्नोसिस, राइट। व्हेन आई यूज्ड टू टीच आई ऑफन यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल कि डिप्रेशन में अगर बुक में देखें तो बुक में तो यही लिखा होता है कि आप काम नहीं कर सकते, काम पे नहीं आ सकते, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि लोग काम पे आते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो टाई पहन के आते थे काम पे या कोई लाइनर लगा के आती थी काम पे, तो वो डिप्रेशन में वो चीजें नहीं होंगी, काम पे वो स्टिल आएंगे। तो हर किसी की मैनिफेस्टेशन डिप्रेशन की डिफरेंट होती है, राइट। सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगर दिख रहे हैं, आई मीन अगर हम इसकी वजह से बात करें तो ये जो मशहूर एक शो था पीकी ब्लाइंडर्स, उसकी जो एक्ट्रेस थी उनको कैंसर था, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कैंसर की। अगर हम उसकी एनालॉजी लें तो बिल्कुल भी नहीं पता था द वे शी काइंड ऑफ पुट अप विद her disease. So उसी तरीके से क्लिनिकल डिप्रेशन में there is a lot of masking, right? और अच्छा, इस इंसिडेंट में आयशा एक और काम हुआ है कि उसने अपने पहले बच्चों को, बीवी को मारा है, तो वो तो कत्ल के जुर्म में आ वो गया। कत्ल के जुर्म, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई डिप्रेशन ये नहीं मुझे समझ आती बात कि मतलब आप डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, वो तो आप डिप्रेस्ड हैं, आप अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द 4 लोगों को क्यों मार रहे हैं? कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर तो बहुत मौशी हालात भी हो तो फिर भी लोगों के है। बच्चे पल जाते हैं और मेहनत करके कुछ बन भी जाते हैं। देखें अब इसमें ना सो जब सुसाइड की हम बात करते हैं तो क्लिनिकल डिप्रेशन एक डिजीज है। दूसरा लॉट ऑफ टाइम्स डिप्रेशन बहुत सीवियर जब हो जाता है तो उसमें साइकोसिस भी फिर आ जाता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन विद साइकोसिस, उसमें ब्रेन और आपका थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा मॉडल हो जाता है कि यू इन अ वे आर डूइंग अ फेवर अपने चाहने वालों के लिए। तो अगर हम उस थॉट प्रोसेस को देखें तो वो इतने ज्यादा मायूस हो चुके होते हैं कि वो उनकी नजर में ये एक फेवर है जो वो अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं ताकि वो इस सफरिंग में ना रहें। राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं हो रही है, जस्टिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, मैं आपको जो है वो थॉट प्रोसेस की इनसाइट देना चाह रही हूँ। नाउ दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड। There is absolutely no way कि हम इस चीज को as a reason बना के this needs to be treated। आयशा, आपने कहा है ट्रीटमेंट तो तब होगी जब खुद को एहसास होगा कि there is something wrong। अगर खुद की डिप्रेशन को लगे कि भाई चूंकि आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव द मनी टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, सो लेट्स किल माई सेल्फ एंड देम ऑल्सो, ये एक चले जाते हैं। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ सुसाइड्स जहां खुदकुशी तक बात आ जाती है, लेकिन अपने आप का इलाज कराना, वो एहसास नहीं होता उन लोगों में कि देयर इज समथिंग ट्रीटेबल इन अस। या ये वो हमेशा कभी आप कह भी दें कि आपको यू शुड सीक सम हेल्प, तो फिर ऑफेंड हो जाते हैं लोग, नाराज होते हैं। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हो। जो इस चीज को ना हम अपने असेसमेंट में कहते हैं इनसाइट, राइट। अब कि इनसाइट है कि नहीं है, अब उस इनसाइट के भी ना 6 एक लेवल्स होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि मुझे कोई मसला है। अगर मुझे पता है कोई मसला है तो वो मसला क्यों है वो, और अगर जिस भी वजह से वो मसला है मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनसाइट बिल्डिंग का। अगर इतनी देखें वो आप इतनी ज्यादा सिवियर सिचुएशन आ गई है ना कि डिप्रेशन ऐसे ही कोई ओवरनाइट साइकोसिस तक नहीं चला जाएगा ना, सो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा। सो अर्ली आप
आप कैच करो आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो, और दूसरा ये कि हम अगर कोई खांस रहा है या कोई किसी कंटिन्यूसली लेट्स से ब्लीडिंग कहीं आप देख रहे हो अपने चाहने वाले की, तो आप क्या ये वेट करोगे? सही। ऑलराइट, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। बस बेसिकली आयशा सनोबर साहिबा ये हमें बता रही हैं कि आप सिम्टम्स, आप अलामात, निशानियां तलाश करें बेसिकली, जिसे कहते हैं ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं। यू नो, ऑब्जर्व लिटिल थिंग्स। जैसे अगर कोई और कंगी करके ऑफिस आता था और अब सर झाड़ मुंह पहाड़ आ जाता है, या फिर आपके बच्चे हैं जो कि पहले सोशल होते थे और अब अपने आप को बिल्कुल बंद और अलहदा अकेले रखना शुरू कर दिया, अकेले ही खाना खाते हैं, दे डोंट वांट टू मिंगल। मतलब ये छोटी छोटी अलामात हैं। इंटरवेंशन, जो कि अभी आयशा सनोबर साहिबा से हम बात करना ही चाह रहे थे, इंटरवेंशन इज़ द की। अगर इंसान खुद डिनाइल में है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, या फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी लेकिन ये ट्रीटेबल नहीं है, कुछ नहीं इसका हो सकता, तो इर्द गिर्द के उनके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, दे नीड टू, उनको इंटरवेंशन करनी है, उनको कन्विंस करके कहीं ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, साइकाइट्रिस्ट को दिखाना है, अगर मेडिकेशन है तो वो शुरू करवानी है। लेकिन इसमें सपोर्ट जो सिस्टम होता है, दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि खुद अकेला बंदा होगा या अकेला एक यूनिट होगा, एक छोटी सी फैमिली होगी जो हमने कराची में देख ली है, तो वो तो सरबराह होगा, और अगर वो ही मेंटल उसका शिकार है तो दैट्स व्हाट ही विल डू, किल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड किल योरसेल्फ एज वेल। लेकिन अगर ज़रा बड़ा सर्कल होगा कुछ, तो लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं। सो इंटरवेंशन आई थिंक इज़ द ओनली थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। वी आर ट्राइंग टू गेट बैक इन कनेक्शन विद आयशा सनोबर साहिबा। अगर हुआ तो वापस आ जाएंगे। आई एम श्योर कि हमारे यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑल्सो लुक अराउंड फॉर पीपल, बी मोर इंटरेस्टेड, लेट्स जस्ट से। और अगर आपके बड़े ही करीबी दोस्त हैं और अगर आप जानते हैं कि ये इस तरह नहीं थे और कुछ हो रहा है, तो प्रोब करें, क्योंकि आपका राइट है, आप दोस्त हैं ना, दोस्ती में तो आप ज़रा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये भी आजकल की दुनिया में है कि भाई ईच टू हिज ओन, जिसका जो काम है वो अपने काम से मतलब रखे और किसी को घुसना नहीं चाहिए अगले के काम में। लेकिन कुछ सिम्टम्स आर वेरी ऑब्वियस। और सपोर्ट करें, मतलब ज़रूरी नहीं है आप पैसे ही दें, आप किसी का रोज़गार दिलवाने के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपके कनेक्शंस हों, उसके ना हों, कहीं भी नौकरी छोटी मोटी लग सकती है। अगर आपको लगता है एक और फैक्टर भी होता है, अब्दुल्ला इज अ कॉम्बो, इट्स नॉट जस्ट कि आज जी नौकरी छूट गई तो कल हमने एक और भी होता है, एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी है। नशा जो होता है ना, उसके भी आदी होते हैं, एडिक्शन, दैट इज वन थिंग एज वेल। उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी भी ऐसे नशे का, जैसे कि आइस से जो एडिक्टेड होते हैं, वो एक एक्सट्रीम चीज है, वो एक एक्सट्रीम चीज है, उनमें टेंडेंसीज जो हैं, कुछ मुतज़ाद ऐसी इत्तलात आ रही हैं ना मुख्तलिफ वाक़यात को लेकर, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उसके अंदर बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। सो आप उसमें लोगों को रिहैबिलिटेशन तक पहुंचाएं, उसमें तो आपको ज़बरदस्ती पहुंचाना पड़ेगा। और अब आपको पता है ना, हेल्पलाइंस हैं, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, क्लिनिक्स, जहां आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, खुद अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं। द की इज कि आप समझ जाएं इस बात। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यू नीड हेल्प। चीज़ें क्यों तोड़ रहे हैं आप? सॉरी। अच्छा सही। देखिए, मैं दोस्त है ना, तो मैं इनको मदद करने की कोशिश करूँ कि अब्दुल्ला प्लीज ऐसी चीज़ें ना तोड़े। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन मनाया जा रहा है। और इस साल का मौजू क्या है हुमा? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही आपको बता दें कि वफाकी वजारत तालीम के ज़ैली इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की यूनेस्को के ताबन से बनाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद जो है वो सरप्राइज बढ़ गई है, बढ़कर 2,62,00,000 हो चुकी है। कैन यू इमेजिन के लाखों करोड़ों बच्चे छोटे और स्कूल ना जा रहे हो? मतलब ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर ऑलरेडी लगता है कहीं का। आप ये सुन भी ले तो हमारे यहाँ ये हो रहा है। रिपोर्ट 2021 और 2022 के डेटा पर तैयार की गई है, जिसके मुताबिक पंजाब में 1,11,00,000, सिंध में 76 लाख 76 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में
36 लाख, बलोचिस्तान में 31 लाख, इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे अब भी स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल जाने की उम्र के 39% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा 65% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हायर सेकेंडरी सतह पर 62% बच्चे, मैट्रिक सतह पर 40%, मिडिल सतह पर 30% और प्राइमरी सतह पर 36% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमतें तालीम और सेहत पर कितना ही पैसा खर्च करती हैं। एवरीबडी नोस दैट। ये प्रायोरिटीज नहीं है। जो पैसे खर्च होते हैं इसमें 90% तनख्वाहों और खिदमात पर लग जाते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर। पाकिस्तान को दुनिया से तालीम की मद में इमदाद भी मिलती है और अच्छी खासी मिलती है, लेकिन सिस्टम हमारा करप्ट है, इसे निचली सतह तक नहीं पहुँचने देता। बाय द वे, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है ना, वो पीपल हु डू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो कि लार्ज चंक है हमारे मुल्क की, कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे भी बहुत हैं और पढ़ाई में बिलीव भी करते हैं, लेकिन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है जब ये फिगर सामने आए कि करोड़ों बच्चे ऐसे, मतलब छोड़ दें सब कुछ, बलूचिस्तान मतलब सब कुछ छोड़ दें, इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस्लामाबाद जैसी जगह पे, छोटी सी जगह। तो व्हाट वी डोंट फील कि इम्पॉर्टेंट इनफ है, हुकूमत ही तवज्जो नहीं दे रही तो चलो हम क्यों दें। सो मच ऑफ आवर बजट, आवर नेशनल बजट नीड्स टू गो ओनली एंड सोली इन एजुकेशन सेक्टर, जो कि बिल्कुल नहीं जा रही। और दिहाइयाँ गुजर गई हैं, ये बात अभी तक हम ये समझ नहीं पाए। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शहजाद रॉय। शहजाद, पाकिस्तान में तालीम का हाल सर ख़राब है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये सामने आना कि स्कूल जाने की उम्र के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे एक्चुअली स्कूल नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा था, लेकिन करोड़ों की तादाद है, ये शायद सबके लिए एक धचका है। 2 करोड़ 60 लाख टू बी प्रिसाइज। आपके लिए सरप्राइज था या आपको इदराक था? मेरे लिए तो सरप्राइज नहीं है, मैं इतने अरसे से इस एजुकेशन रिफॉर्म्स में हम काम कर रहे हैं, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे फिक्र ही नहीं, वो तो मेरा गाना था कि मुझे फिक्र ही नहीं मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र है कि ऐसे ही ना चलता रहे। सो इसी तरह से ये बात है कि मुझे फिक्र है उन बच्चों की जो 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो मुल्क नहीं जा रहे, मुझे फिक्र है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे, बट मुझे ज्यादा फिक्र है उन बच्चों की जो स्कूल जा रहे हैं। वो 10 साल लगाते हैं, उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होती, सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप नहीं होती। और आप सोचिए 10 साल माँ बाप अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजते हैं, 10 साल बाद जब वो निकलते हैं तो ना वो अपनी ज़बान में खत नहीं लिख पा रहे होते। सो इस सिस्टम के अंदर अगर आप ये 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को डालेंगे, वो दोबारा ड्रॉप आउट कर जाएंगे। तो पहले तो इस सिस्टम को फिक्स करने की ज़रूरत है, जो कि हम जिंदगी ट्रस्ट के तहत और दूरबीन के तहत कर रहे हैं। और हमने ना सिर्फ फातिमा जना और खातून पाकिस्तान की शक्ल में और दूरबीन की शक्ल में मॉडल्स डेवलप कर लिए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, बल्कि पूरी मुल्क की पॉलिसी इंपैक्ट हो रही है आज सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से। आप उठा के देखें, टीचर्स की इवैल्यूएशन रिपोर्ट से लेकर कार्डर्स से लेकर लाइसेंस से लेकर इतनी सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ पहले इस सिस्टम को ठीक किए बगैर आप कभी भी इन बच्चों को इसमें डालेंगे वो दोबारा ड्रॉप आउट हो जाएंगे। फिर ये समझने की ज़रूरत है कि ड्रॉप आउट क्यों होता है, और बहुत सारे रीजंस है कि अगर ये बच्चे पढ़ भी रहे होंगे तो भी वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन हमारे एक पिरामिड बनता है स्कूल्स का कि सबसे पहले नीचे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उसके ऊपर अगर बच्चे प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं, जैसे ही वो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं ये पिरामिड बन जाता है और स्कूल्स कम हो जाते हैं, तो अचानक से ड्रॉप आउट होता है। तो ये एक नेचुरल ड्रॉप आउट है। तो वी नीड सेकेंडरी स्कूल जो 6ठी जमात के बाद हों, बहुत सारे चाहिए अभी हमें। और उसके बाद फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो एक नेचुरल पिरामिड बनता है सारी दुनिया के अंदर कि कम बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा पाते हैं। हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल से शुरू हो जाता है ये, जो कि 6ठी जमात होती है। ओके, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, बट समथिंग नीड्स टू चेंज। शहजाद, अब एक राय सामने आती रही है कि इलाकाई और मादरी ज़बानों में बुनियादी तालीम दी जाए तो इससे स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और तालीम के मयार पर भी। वो आप कह रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, मतलब सवाल तक नहीं बच्चे पूछ सकते, 10 जमातें पढ़ के निकलते हैं और फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये बदलाव आए तो क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर चेंज आ सकता है, बेहतरी आ सकती है? जी, मेरे इत्तेफाक करने या ना करने से क्या होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है दुनिया में कि जो बच्चा अपने इलाके घर में ज़बान बोलता है उसी में सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली स्कूलिंग में उसको उसी ज़बान में किताबें मिलनी चाहिए जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो। पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है उर्दू, जो कि सब नहीं बोल पाते, उसी के अंदर हमारे पास थॉट प्रोवोकिंग अच्छी किताबें नहीं है, सारी रोट लर्निंग पे बेस्ड है, रटने वाली हैं।
तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट उर्दू में भी नहीं होती। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सपोज करें सिंधी बोलता है या पश्तो बोलता है, तो वो जब स्कूल जाता है तो उसको फिर उर्दू बोलनी पड़ती है। अर्ली जमात में, आगे तो सिखा सकते हैं, तो उर्दू बोलनी पड़ती है। फिर जब वो स्कूल पास करके कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको अंग्रेजी में खत लिखना पड़ता है। इतनी सारी जबानों में हमें उलझाया हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हमेशा अपनी जबान में होती है, फिर बच्चा सीखना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता और लैंग्वेजेस पिक करना शुरू करता है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई चीज़ नहीं होती, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा उस बच्चे की। अगर आप अंग्रेजी का सब्जेक्ट भी सिखा रहे होंगे उसको, तो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन पश्तो होगी उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो सिर्फ पश्तो समझता है। अच्छा साथ, अब तालीम की सूरत हाल ठीक करने की उम्मीदें हमें हुकाम से होती हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन सीज़न में दर्जनों जलसे रोज़ाना होते हैं और पता चलता है कि किसी भी जमात के इंतखाबी मुहिम या एजेंडे में तालीम का मसला टॉप पर नहीं होता, क्योंकि मसला ही नहीं समझते ना उसको। ये डिसअपॉइंटमेंट आपको भी होती है देखकर? देखिए, हमने आप ही के जियो पर एक शो किया था चल पड़ा, जिसमें मैं हार्ली डेविडसन लेके पूरे मुल्क में जाता हूँ, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ चेंज हुआ था 2012 में। उसमें हमने एक सर्वे किया था उस प्रोग्राम के शुरू में, और हमने लोगों से जाके पूछा कि पाकिस्तान के 4-5 मसले क्या हैं बताएं। तो हमने जाके पूछा कि जी पाकिस्तान के 4 बड़े मसले बताएं। तो उन्होंने कहा जी बिजली नहीं आती, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टेररिज्म है, फोन छिन जाता है, ये होता है, वो होता है। किसी ने एजुकेशन का नाम ही नहीं लिया। हमने दोबारा जाके पूछा अच्छा पाकिस्तान के 4 टॉप मसले बताएं जी, वो बिजली नहीं आती, जॉब नहीं मिलती, फलाना। हमने कहा एजुकेशन जी सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। इसका मतलब है हमें लोगों के मुंह में डालनी पड़ती है बात, कहते वो जरूर है, लेकिन वो अपने कभी किसी से मांगते नहीं है पॉलिटिशियन से। लोग जब भी गांव में मैं देखता हूँ, अगर कोई जाके कहता है नौकरी दिला दो, मेरी भैंस चोरी होगी, उसको ये कर लो, इलाज करवा दो, ये मसले हैं पॉपुलेशन, एजुकेशन, इस पर बात ही नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर डेवलप नहीं होता हमारी आवाम की तरफ से, इसी वजह से हमारे पॉलिटिशियंस भी कहीं इसमें कोताही करते हैं। बट एक बात समझने की जरूरत है, कहते हैं कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बात याद रखें कि जाहलियत जो है ना वो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय, बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए, एजुकेशन का मतलब ही ये है कि इट्स अबाउट गिविंग योरसेल्फ अ चांस। ज़िंदगी है, मुश्किलात हैं, एंड यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम इन लाइफ। हर लोग की अपनी किस्मत होती है। एजुकेशन से एटलीस्ट आपने अपने आप को इक्विप किया हुआ है। सर्दियों में कहीं बाहर जाते हैं तो कोई मोटी जैकेट पहनेंगे ना, कोई हुडी के साथ, कोई सर कवर्ड होगा। अपने आप को आप चांस दे रहे हैं कि आपको जो भी इर्द गिर्द मौसम होगा उससे आप बचे रहेंगे। तो एजुकेशन भी वही चीज़ है कि अपने आप को इक्विप करें, अपने आप को चांस दें कि आप कुछ, वो आपका हथियार भी है, सब कुछ ही है, सब कुछ है। ये शहजाद की बात बड़ी गहरी है, अगर कोई गौर करे कि ये सुना होगा भाई कैसे भेजें अच्छे स्कूल में, बड़ी महंगी चीज़ है, लेकिन जहालत उससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। अच्छा, माहिर नफ्सियात आयशा सनोबर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया। फाइनली आपसे यही बात कर लेते हैं। अच्छा है, एक कनेक्शन बन गया है एक एजुकेशन के साथ। आयशा, व्हेन यू आर, वैसे तो हम दोबारा से कहते हैं सुसाइड हमने हर तबके में देखी, एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, लेकिन वो जो इंटरवेंशन की हम बात कर रहे थे, रिकग्नाइजिंग द साइंस कि कोई डिप्रेशन में है, क्लिनिकल डिप्रेशन में, और लिटरली सुसाइड तक बात जा सकती है, तो अपने आप को बेहतर है कि उस माहौल में अपने आप को ज़रा थोड़ा सा तो रखा जाए जहाँ कोई पढ़ाई लिखाई, कोई गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट सिस्टम जो आपको ज़रा बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं, कि यहाँ तक बात ना आए कि आप अपनी फैमिली को भी कत्ल कर रहे हैं और ख़ुद भी सुसाइड कर रहे हैं। बट अगर हम इस इंटरवेंशन की सिर्फ अगर बात करें तो हम सारा ओनस इंडिविजुअल पे डाल रहे हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है। जब भी हम देखें, सुसाइड इज अ कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ इशू, उसमें इंडिविजुअल की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विसेज को अवेल करे, पर उसके साथ साथ उसका इकोसिस्टम, उसकी फैमिली, उसकी एनवायरनमेंट, और स्पेशली अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये डिजीज़ हो सकती है कि जिसमें आपको इनसाइट भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि लेट्स से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, राइट। अगेन देखें, अगर हम डिजीज मॉडल को जहन में रखें ना, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, डिप्रेशन या साइकोसिस, तो उसमें पढ़ाई का आपका लेवल, आपकी इन्वायरमेंटल जो एक वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो
बिल्कुल असरअंदाज होते हैं, पर फिर वो एक लिमिटेड ही हो जाते हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा मेजर हम इस चीज में मिस कर रहे हैं वो है जेनेटिक्स, राइट। सो आपकी चाहे एनवायरनमेंट जितनी भी हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो, बट अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं टू डेवलप आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। बहुत शुक्रिया आपका आयशा सनोबर साहिबा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। आपकी इन इश्यूज़ के बारे में कोई राय हो तो प्लीज़ हमें एक्स पर @JioPakistan हमारा हैंडल है, या @अब्दुल्ला सुल्तान @हुमा हमेशा, किसी पे भी आप लिखते हैं हम तक बात पहुँच जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की नई लहर अब आ गई है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबराह चौधरी ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा कल मंजूर हो गया। निगरान वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को PCB मैनेजमेंट कमेटी का नया चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दे दी। अब एक बार फिर PCB में तब्दीलियों का अमल हो सकता है कि हो। लेट्स सी, नई तकर्रियाँ होती हैं कि कुछ लोगों को कंटिन्यू कराया जाता है। लाजमी तौर पर ज़का अशरफ की पॉलिसियों में भी तब्दीली लाई जाएगी। ज़का अशरफ साहब का तैनात किया हुआ कोचिंग स्टाफ, मिकी आर्थर और दीगर जो लोग हैं पहले ही ओहदा छोड़कर घर जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि PCB अभी अपने इंतखाबात के मरहले से गुजरेगा जिसमें वक्त लग सकता है। तब तक क्रिकेट से मुताल्लिक़ मामलात लेट्स सी किस तरह चलाए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान बाय द वे वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहा है और हमारी हालिया कारकर्दगी तो अच्छी है नहीं, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी जो हैं मुलाकातें शुरू कर चुके हैं PCB के स्टाफ से। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। भट्टी साहब, ज़का अशरफ साहब चले गए और इनको तैनात तो कर दिया है नकवी साहब को, लेकिन यह भी इन्होंने चार्ज नहीं संभाला। तो हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एट PCB आजकल? देखें हुमा, कल रात को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक PCB के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और मशहूर वकील भी हैं शाह खावर, वो उन्हें बनाया गया है PCB का एक्टिंग चेयरमैन। आज वो बाज़ाब्ता PCB हेडक्वार्टर अब से थोड़ी देर बाद आएंगे और PCB के चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और मुझे याद आ रहा था आप दोनों ने जो सेगमेंट किया मोहसिन नकवी साहब के बारे में, उसके चंद घंटे बाद ऐलान हो गया कि मोहसिन नकवी साहब PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेट हो गए और PCB के चेयरमैन बन गए। तो आपको भी थोड़ा सा क्रेडिट तो जाता है कि पता नहीं भट्टी साहब कि अब हमें इसकी हमारी कंट्रीब्यूशन थी या नहीं थी, लेकिन जो होना होता है वो होना होता है। इस वक्त तो खैर हम नकवी साहब के हवाले से ये भी सोच रहे थे कि मतलब इतना बड़ा ही इज़ द CM ऑफ पंजाब, ऑल्दो अभी ये कुछ हफ्ते ही रह गए हैं इलेक्शंस में और ये भी बहुत बड़ा ओहदा है, तो किस तरह ये मैनेज करेंगे। लेकिन PCB के अच्छा देखिए, PCB का जो आइन कहता है उसके मुताबिक 22 जनवरी को शाह खावर साहब को बनाया PCB का एक्टिंग चेयरमैन। उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर नए चेयरमैन का इलेक्शन होना है और चेयरमैन के इलेक्शन के लिए 10 लोग वोट देते हैं। 2 मेंबर जो हैं, एक खुद हैं मोहसिन नकवी साहब, दूसरे मुस्तफा रमदे हैं। 4 डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे। 22 जनवरी से 4 हफ्ते और फिर 8 फरवरी को हमारे वैसे जनरल इंतखाबात हो जाएंगे और उसके चंद दिन बाद जाहिर है वो अपनी जिम्मेदारियां मतलब फौरन नेशनल इलेक्शंस के फौरन बाद ही होगा। जी हाँ, 22 फरवरी आप समझ लें। और 22 फरवरी के एक हफ्ते बाद जो है उनको टेक ओवर करना है एज ए PCB चेयरमैन। और अब्दुल्ला और हुमा, जो PCB की हिस्ट्री है, आज तक जो PCB के इलेक्शन हुए हैं उसमें जो भी चेयरमैन बनता है वो अनअपोज आया। आज तक इलेक्शन हुए नहीं है, इसलिए इम्कान यही है कि मोहसिन नकवी साहब अनअपोज आ जाएंगे। अब लोग ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट तो नहीं खेली, लेकिन आज अगर हम देखते हैं ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है PCB चेयरमैन की। आज अगर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखते हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी, उनके अलावा जितने टेस्ट खेलने वाले या टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं, किसी भी मुल्क का सरबराह जो है वो क्रिकेटर नहीं है। लिहाजा इम्कान है कि मोहसिन नकवी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस मुश्किल दौर से गुजरा है पिछले कुछ अरसे में, वो उस पर काबू पाने में कामयाब हो। सलमान नसीर से इनकी कोई मुलाकात भी हुई है? इत्तलात तो थी। जी हाँ, कल बेसिकली ये जो रोड मैप था, ये जो IPC की मिनिस्ट्री थी, उन्होंने मुलाकात की इस्लामाबाद में शाह खावर से, फवाद हसन फवाद और सेक्रेटरी IPC ने, और लाहौर में फिर सलमान नसीर जो PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं
उन्होंने मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब से। वैसे भट्टी साहब के- चलिए, नहीं सलमान साहब बड़े कॉम्पिटेंट आई एम श्योर होंगे अपने काम पे, दुनिया इधर से उधर हो जाती है मतलब कितने ही चेयरमैन, मुझे लगता है इनका भी वो क्वीन वाला हिसाब है जहां प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं लेकिन सलमान साहब रहते हैं। देखिए सलमान साहब चूंकि ये ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है, वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट है, हर चेयरमैन के साथ फिट आ जाते हैं। नजम सेठी के जो पहले दौर में वो एज ए लॉयर आए थे पीसीबी में, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए, लेकिन ये चौथे चेयरमैन हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। और अभी तक 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, चौथे की आमद है, लेकिन सलमान नसीर साहब काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले दौर में कुछ जो मुश्किलें थी, कुछ जो मुश्किल अपॉइंटमेंट थे, सलमान नसीर ने वहां रेजिस्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे कामों को होने दिया। कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स थे जो ज़का अशरफ साहब करना चाहते थे, लेकिन सलमान नसीर ने उन फाइलों पर दस्तखत नहीं किए, तो उनको थोड़ा सा क्रेडिट भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उनका काफी लंबा अब टाइम हो गया पीसीबी में और बेहतर अंदाज में पीसीबी के मामला चला रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब सामने आ गया जी वर्ल्ड कप आ रहा है इस साल, T20 का, फिर PSL विल ऑल्सो स्टार्ट, मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं। अब नकवी साहब के आने से क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं? बाकी जो सपोर्ट स्टाफ होता है, मतलब हफीज़ की एक अपॉइंटमेंट है, उमर गुल को अपॉइंट किया गया है, ये सारी तब्दीलियां होंगी, ये सब कुछ चेंज होगा या फिर इसी तरह चलेगा? देखिए हुमा, अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमने माइंडसेट देखा है, चेयरमैन चेंज होते हैं, कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, लास्ट टाइम तो कप्तान भी चेंज हो गया। लेकिन अब मोहम्मद हफीज जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, 15 दिसंबर को उनका पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे, और आज तक, कल रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे वो लाहौर वापस पहुंचे हैं न्यूजीलैंड से। अभी तक उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी में रिन्यू होने के लिए जो ज़का अशरफ ने भेजा था, मिनिस्ट्री ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था। तो अब पता नहीं कि मोहसिन नकवी साहब नई पीसीबी की टीम मैनेजमेंट लेकर आते हैं या इन्हीं लोगों को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तकरीबन कहा यह जाता है कि 100 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स किए ज़का अशरफ साहब ने, और उनके पास सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के इख्तियारात थे। अब 100 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स किए उन्होंने, इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स की जरूरत जितना थी? अरसा मेरा ख्याल है रहे हैं, रोज कोई बंदा ही अपॉइंट करते रहे हैं। देखिए अनऑफिशियल जो फिगर है वो तो 130 है, बल्कि लोग इससे भी ज्यादा भर्ती कहते की हैं। जिसमें इन्होंने लोग, देखिए उसमें अब्दुल्ला जो इंटरेस्टिंग चीज है, 10 लाख रुपए से बल्कि 30 लाख अगर हम मोहम्मद हफीज की तनख्वाह देख लें, 26 लाख रुपए वहाब रियाज की देख लें, तो 70 80 हजार रुपए वाले बेतहाशा लोग हैं। तो तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपए पीसीबी के खजाने पर माहाना इजाफी बोझ पड़ा है। डिफरेंट जगहों पर, कराची में, लाहौर में, पाकिस्तान टीम के साथ, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, तो तकरीबन को 130 के करीब अपॉइंटमेंट्स हैं जो वो करके गए। अब देखना है कि उनमें से सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं या कुछ लोगों को रखते हैं और कुछ लोगों को। भट्टी साहब, वी आर वंडरिंग कि क्या ये वैकेंसीज थी कि लोगों को भर्ती करते चले गए, एंड ऑल्सो क्या स्मूथ रनिंग हो गई पीसीबी की उसके बाद? क्योंकि वो जो रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे मैच ही जीतना होता है ना, वो सब तो कुछ हमने देखा। 150 लोग भर्ती तो वी आर जस्ट तकरीबन करने के वंडरिंग बाद कि इतनी भर्तियों से, इतने करोड़ों से चेंज क्या हुआ। इन एनी केस दैट्स ऑल द टाइम वी हैव भट्टी साहब टुडे। फिर तो मेरा ख्याल है काफी कुछ है ठीक करने के लिए। नए चेयरमैन के पास मामलात अगर इस तरह चलाए गए हैं जैसे कि भट्टी साहब बता रहे हैं, तो फिर तो क्या ही चलाए गए। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनने के इम्कानात बढ़ गए हैं। उन्होंने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली है। मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस के मुताबिक ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक मंदूब निकी हेली पर कई हज़ार वोटों की बरतरी हासिल है, और निकी हेली ने शिकस्त के बावजूद सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रहने का ऑल्दो ऐलान किया है। और लेट्स सी, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। वैसे अमेरिका में सदारती इंतखाब अगेन। एक दफ़ा आपको फिर बता दें कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सर फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं, और ट्रंप जो हैं वो क्या
पहले भी जाते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं कि वो कहाँ से जीते हैं। आयोवा का मेरा ख्याल है कि आयोवा कॉट्स भी जीते हुए आए हैं और अब इनका जाहिर किया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी इन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन से मुकाबला जो है वो करने की ठान ली है। लेट्स सी क्या होता है। देखिए पता है एक एज पिछले इलेक्शन में द डिसीजन वाज बहुत सारे अमरीकियों से बात करें, वो कह रहे थे कि जो बाइडन भी उन्हें को बहुत पसंद नहीं थे, बट दे जस्ट वोटेड फॉर एंड दे वांटेड टू वोट फॉर एनीबडी बट ट्रंप। हाँ ये भी था, लेकिन थोड़ा सा एज बार भी होना चाहिए क्योंकि बाइडन को देख लिया ना अब अमेरिका ने कि वो काफी वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है और ट्रंप का भी यही हाल है। इन एनी केस वी विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।